हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और आपको हमारे साथ जुड़कर कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का टॉपिक हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो है अधिगम और यानी कि लर्निंग। तो अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, इसको हम पूरी डिटेल में समझेंगे। अधिगम कैसे होता है, अधिगम की क्या प्रक्रियाएं होती हैं, वो सब भी हम पूरी डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत आज हम एक थॉट के साथ करते हैं कि हमारा लक्ष्य सफल होना नहीं बल्कि सीखना होना चाहिए, क्योंकि सीखना ही सफलता होती है। तो अगर हम अपना लक्ष्य सीखना रखते हैं तो हमें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो हमें अपना लक्ष्य सफल होना नहीं बल्कि सीखना होना चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक भी क्या है, सीखना यानी कि अधिगम। तो वो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम एक एक करके एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी अच्छे से समझेंगे। तो आइए दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वी विल डिस्कस टुडे जैसे अधिगम क्या है या अधिगम क्या होता है। दूसरा है सीखना किसे कहते हैं, यानी कि सीखने की क्या प्रक्रियाएं होती हैं, ये सीखते हम किन विधियों के द्वारा है, ये सीखना क्या होता है या अधिगम कैसे होता है। अगला है अधिगम की क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अधिगम को किस किस कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, जैसे वुडवर्थ है, गिलफोर्ड है, इन्होंने सबने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। अगला है अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एंड अगला अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, यानी कि अधिगम किन किन कारकों से प्रभावित होता है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्लास की। प्लीज दोस्तों क्लास में एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों आज की क्लास में हम जहां पर भी ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम ट्रिक के माध्यम से भी पॉइंट्स को समझेंगे। तो प्लीज दोस्तों क्लास में एंड तक बनी रहिएगा और अपनी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा, अपने नोट्स साथ में बनाते चलिएगा। जैसे दोस्तों आपने सुना भी होगा कि सुनी हुई चीजें तो भूल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास चीजें लिखी हुई हो तो हम उनको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक कॉपी पेन के साथ और एक फ्रेश माइंड के साथ आइए दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम यानी कि लर्निंग की। तो अधिगम क्या होता है, अधिगम अपने आप में ही एक बहुत व्यापक प्रक्रिया होती है, यानी हम कह सकते हैं अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो आइए समझते हैं अधिगम। अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना। सीखना मतलब क्या, सीखना अर्थात व्यवहार में परिवर्तन होना और अनुभव में परिवर्तन होना। तो देखिए एक बात समझिए, जब आप किसी कार्य को करना सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बाइक चलानी सीखी या आपने फोन चलाना सीखा, तो उस कार्य को करने से आपको जो अनुभव होता है, उस अनुभव के द्वारा आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं सीखना। तो सीखना क्या है, अधिगम का सामान्य अर्थ क्या होता है, सीखना। तो देखिए हम सीखने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सीखना क्या जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है या सीखना किशोरावस्था से प्रारंभ होता है। तो आइए समझते हैं। तो देखिए सीखने की प्रक्रिया जन्म से आरंभ हो जाती है, यानी तो सीखने की प्रक्रिया जन्म से आरंभ हो जाती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगला देखिए मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। कुछ चीजों को वो देखकर सीखता है, कुछ चीजों को करके सीखता है, तो कुछ चीजों को सुनकर सीखता है। लेकिन सीखने की प्रक्रिया कभी भी खत्म नहीं होती। सीखने की प्रक्रिया हमारे जन्म से शुरू हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। या हम कह सकते हैं सीखना कहीं ना कहीं हमारे विकास को भी प्रभावित करता है, क्योंकि सीखने से जो अनुभव हमारे अंतर्गत आते हैं, यानी कि सीखने से जो अनुभव हमें मिलते हैं वो हमारा विकास भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं सीखना विकास को भी प्रभावित करता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अधिगम कैसे होता है। जैसे आपने कभी एक छोटे बच्चे को ऑब्जर्व किया होगा या आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, तो आपने उनको कभी देखा होगा, तो वो बच्चे क्या होते हैं, उनके आसपास जो चीजें रखी रहती हैं
या अगर आप उनको कोई चीज दिखाते हैं तो वो उस चीज को हमेशा पकड़ने की, उसको छूने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो बालकों में जो ये प्रवृत्ति होती ना हर चीज को पकड़ने की, हर चीज को छूने की, बालकों की यही प्रवृत्ति उनको अधिगम की ओर ले जाती है। तो जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, एक बच्चा जलते हुए लो यानी मोमबत्ती की लो को छूता है तो उसका हाथ जल जाता है और वह झटके से पीछे हटा लेता है। तो हम कह सकते हैं यह अनुभव उसका पहला अनुभव भी हो सकता है, लेकिन जब वो दूसरी बार उस जलती हुई मोमबत्ती को देखता है तो वो उसके पास जाता भी नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं दूसरी बार वह कभी भी जलती लो को छूने का प्रयास नहीं करेगा। वो ऐसा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने उस जलती हुई मोमबत्ती को टच किया, टच करने पर उसे पता चला कि यहाँ से तो हाथ जल जाता है। उसने वहां से सीखा कि किसी भी गर्म चीज को पकड़ना नहीं चाहिए या किसी भी जलती लो को या जलते दिए को छूना नहीं चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यहीं से एक बच्चे के सीखने की शुरुआत होती है। बच्चा धीरे धीरे इसी तरह से चीजों को टच करके, किसी भी चीज को सुनकर, देखकर, उसको करके सीखता चलता जाता है। तो ये था अधिगम कैसे होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों अब हम अगले पॉइंट्स पर चलते हैं। अब हम समझते हैं अधिगम। अधिगम एक्चुअल में क्या है, या अधिगम की एक मेन डेफिनेशंस क्या है। तो अधिगम की वैसे तो काफी सारी डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन इस डेफिनेशन को जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये इसको सही भी माना जाता है। देखिए, सीखना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों से लाभ उठाकर अपने व्यवहार में बदलाव करता है। अब देखिए, कोई भी कार्य जब हम करना सीखते हैं तो वो कर कहाँ से रहे होते हैं, हम अपने मानसिक प्रक्रिया से यानी कि अपनी मेंटल हेल्थ से, मेंटल हेल्थ का यूज करके तो हम उस कार्य को कर रहे होते हैं। यानी कि हमारे जो अंदर अनुभव आ रहे हैं वो कहाँ, वो हमारी मानसिक प्रक्रिया में ही तो आ रहे हैं। तो सीखना क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक क्या परिपक्वता की ओर बढ़ता है। सबसे पहले समझते हैं परिपक्वता क्या होती है। परिपक्वता का अर्थ होता है यानी कि किसी भी व्यक्ति के निहित लक्षणों को उजागर करना। यानी कि देखिए, जब हम किसी कार्य को करना सीखते हैं तो उस कार्य से जो हमें अनुभव होता है उस अनुभव के कारण ही हम परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, यानी कि बालक परिपक्व होता जाता है और अपने उन्हीं अनुभवों का लाभ उठाकर अपने व्यवहार में बदलाव करता है। अगला पॉइंट देखिए, सभी मनुष्य चाहे बड़े हों या बच्चे सीखने की प्रक्रिया में या तो चेतन या अवचेतन रूप से संलग्न होते हैं। यानी कि जब हम किसी भी कार्य को सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कार चलाना सीख रहे हैं तो हम कहीं अपने चेतन या अवचेतन मन से उस कार्य में संलग्न होंगे, तभी तो हम उस कार्य को सीख पाएंगे। यानी कि जब हम अवचेतन या चेतन रूप से उस कार्य को पूरा समझकर करेंगे तभी तो हम उस कार्य को सीख पाएंगे। अगला देखिए, सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है। अगेन मैं वही एग्जाम्पल बताऊंगी। जैसे आपने बाइक चलाना सीखा तो बाइक चलाना आपने सीख तो लिया, तो इस बाइक चलाना आपने सीखा क्या, एक स्थायी परिवर्तन है। लेकिन अगर आपको बहुत टाइम के लिए बाइक नहीं चलाते हैं तो जब आप बहुत टाइम के बाद बाइक चलाएंगे तो आप बहुत संभल कर बाइक चलाएंगे, क्योंकि काफी टाइम से आपने वो कार्य नहीं किया है तो थोड़ा बहुत यानी कि उसको करने की आदत छूट जाती है। तो हम कह सकते हैं सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है, यानी कि जो अनुभव का परिणाम होता है। देखिए यहाँ पर एक नोट है। देखिए यहाँ पर देखिए, सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तनों को सीखना नहीं कहा जा सकता, जैसे क्रोध, दुख, भय, थकान आदि। क्योंकि जैसे क्रोध आता है तो क्रोध आने पर हमारा जब तक क्रोध रहता है तब तक हमारा व्यवहार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उसको हम सीखना नहीं कहेंगे, क्योंकि क्रोध यानी कि हम कह सकते हैं एक स्थिति है जिसके कारण हम ऐसा बिहेव कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम वहां से भी सीख रहे हैं। इसी तरह से दुख आता है, जब हमें दुख होता है तो हमारा व्यवहार में भी चेंजेस आ जाते हैं। या जब हमें डर लगता है या थकान होती है
तो उसे हम सीखना नहीं कहेंगे। चेंजेस स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे सीखना नहीं कह सकते। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने अधिगम को और अधिगम क्या होता है, अधिगम को कैसे सीखते हैं, उसको मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अधिगम की परिभाषाओं की, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। अधिगम की वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 परिभाषाएं ली हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं और एग्जाम्स में भी काफी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए, वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया होती है। यानी कि कुछ नया ज्ञान अर्जित करना और नवीन प्रतिक्रिया यानी कि नवीन कार्यों को करके देखना सीखने की प्रक्रिया होती है। मेरे पास एक फनी सी ट्रिक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप उस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो देखिए जैसे वुड वर्क, तो देखिए यहाँ से वुड लीजिए, वुड का अर्थ क्या होता है, वुड का अर्थ होता है लकड़ी, यानी लकड़ी के माध्यम से आप नई नई चीजें बनाकर देख सकते हैं, या नई नई चीजें बनाकर देखेंगे तो आपको नया ज्ञान मिलेगा उससे। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, वुड यानी लकड़ी, तो लकड़ी के साथ आप नई नई प्रतिक्रियाएं करके सीख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगती है तो ही आप इसे यूज करिएगा, वैसे बिना ट्रिक के भी आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। यानी कि जब हम किसी भी, फॉर एग्जांपल हमने फोन चलाना सीखा, तो फोन चलाने से हमें जो अनुभव हुआ, उस अनुभव के माध्यम से क्या होगा, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो गिलफोर्ड क्या कहते हैं कि अधिगम व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन होता है। अगला देखिए, गेट्स के अनुसार अनुभव और अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम या सीखना होता है। यानी कि हम किसी भी चीज का अनुभव करते हैं, फिर उसका अभ्यास करते हैं, तो उनके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन लाना है उसे हम अधिगम कहते हैं। अगला देखिए, क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। जब हम किसी कार्य को करना सीखते हैं तो उस कार्य को करने का हमारा क्या उद्देश्य है, या उस कार्य को, उस चीज को देखने का हमारा नजरिया क्या है, तो वो सब क्या है, उन सब का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है, क्रो एंड क्रो के अनुसार। आई होप दोस्तों ये अधिगम की परिभाषाएं, हमने यहाँ पे 4 परिभाषाएं पढ़ी हैं, आई होप दोस्तों समझ में आई होंगी आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अधिगम की विशेषताओं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग क्या होती हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, अधिगम सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल है। देखिए सीखने का गुण केवल मनुष्य में तो नहीं पाया जाता, इनफैक्ट संसार के समस्त जीवधारी सीखते रहते हैं। जिस भी इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, या जैसा भी उनका इन्वायरमेंट होता है, वहीं से वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, सीखना जीवन पर्यंत यानी कि लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो सीखना क्या है, जब हम जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, यानी कि हमारे अनुभव में परिवर्तन होता रहता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यानी कि आज जो जिस हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, उस एनवायरनमेंट से हमने कुछ सीखा, फिर अगर हम दूसरे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं तो वहां से हमने सीखा। तो यानी कि हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन और हमारे अनुभवों में परिवर्तन होता रहता है। अगला पॉइंट देखिए, सीखना उद्देश्यपूर्ण यानी कि गोल ओरिएंटेड होता है। तो यानी कि हमारा उद्देश्य जितना प्रबल होगा, हमारे सीखने की इच्छा भी उतनी ही तीव्र होती है। यानी कि अगर हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है सीखने का, तो हम शायद सीख भी ना पाए, या हमारे सीखने की गति मंद होती है। अब जैसे आप यहाँ पर समझिए, आपको सीटेट यूपीटेट एग्जाम्स क्लियर करना है, तो आप उसके लिए क्या करें, सीखेंगे, समझेंगे, और आप उन टॉपिक्स को या
उन पॉइंट्स को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य निर्धारित होता है, क्योंकि आपको यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सीखना है। तो यानी उद्देश्य जितना प्रबल होगा, सीखने की प्रक्रिया उतनी ही अधिक तीव्र होती है। अगला देखिए, सीखना अनुभवों का संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस है। कि सीखना अनुभवों का संगठन होता है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, सीखना ना तो नए अनुभवों की प्राप्ति होता है कि सीखने से हमें कुछ नए अनुभवों की प्राप्ति होगी, और ना ही अनुभवों का योग होता है, बल्कि सीखना नए और पुराने जो अनुभव है उन सबको मिलाना होता है, यानी कि उन सबका संगठन होता है। जैसे व्यक्ति नए अनुभव द्वारा नई बातें सीखता रहता है, वैसे ही वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन अनुभवों को संगठित भी करता रहता है। यानी कि अपने नए और पुराने अनुभवों को मिलाकर उनका संगठन करके सीखना ही अधिगम होता है। अगला देखिए, सीखना अनुकूलन या समायोजन होता है। व्यक्ति अगर किसी नए वातावरण में जाता है, व्यक्ति सीखकर ही नई परिस्थितियों से अनुकूल कर पाता है। यानी कि पहले व्यक्ति वहां पर चीजों को देखता है, समझता है, फिर उनसे सीखता है, और फिर नई परिस्थितियों में अपना अनुकूलन करता है, यानी कि वो नई परिस्थितियों में समायोजन करता है। अगला देखिए, अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है। जैसे आपने पहले अधिगम का अर्थ समझा, फिर आपने अधिगम क्या है उसको समझा, फिर आपने अधिगम की परिभाषाएं समझी। तो क्या है, अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी कि एक क्रम से इसको सिखाया जाता है। अधिगम ऐसा नहीं कि एकदम से ही आप सारी चीज सीख लेंगे, धीरे धीरे क्रम से आप धीरे धीरे सीखते चलते हैं। तो अब हम समझते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो अधिगम को 4 तरह के कारक प्रभावित करते हैं। पहला होता है विद्यार्थी से संबंधित कारक, दूसरा शिक्षक से संबंधित कारक, तीसरा विषय वस्तु से संबंधित कारक, और चौथा वातावरण से संबंधित कारक। तो अधिगम को जो ये प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनको एक एक करके अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आइए दोस्तों, तो सबसे पहले होता है विद्यार्थियों से संबंधित कारक, यानी कि फैक्टर रिलेटेड टू स्टूडेंट। तो देखिए, हमारा सबसे पहले कारक है मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर आप किसी विद्यार्थी को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो उस विद्यार्थी की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ठीक होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि बालक शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, तो वह अपने अधिगम में रुचि लेगा, अपने अधिगम को बहुत रुचि के साथ समझेगा और बहुत जल्दी भी समझ लेगा। अगर बालक डिप्रेस्ड है या बालक बीमार है, तो वो बालक अधिगम कर ही नहीं पाए। अगला पॉइंट देखिए, सीखने की इच्छा, यानी कि विलिंगनेस टू लर्न। तो यदि किसी बालक को कार्य करने की इच्छा ही नहीं है, तो आप उस बालक को कार्य कैसे सिखा सकते हैं। यानी कि अगर बालक सीखने के लिए इच्छुक है, तो वह उस कार्य को बहुत जल्दी से सीख लेता है। यानी कि बालकों में कुछ पाने की चाह होनी चाहिए, कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी हम बालकों को अधिगम करा सकते हैं। अगला पॉइंट है अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा अधिगम को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि जितनी अधिक प्रेरणा होगी, अधिगम की प्रक्रिया उतनी ही तीव्र होती है। अगर बालक के अंदर सीखने की प्रेरणा ही नहीं है, तो बालक सीख ही नहीं सकता है। यानी कि बालक में अगर सीखने की प्रेरणा है, अगर बालक सीखना चाहता है, तो अधिगम की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। अगला पॉइंट देखिए, परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। हम कह सकते हैं अधिगम यानी कि सीखना तभी संभव हो सकता है जब बालक को उसके अनुकूल निश्चित स्तर की परिपक्वता प्राप्त की जाए। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, अगर कोई बालक 2 माह का है, अगर 2 माह का है और आप उस बालक को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो चल सकता है? वो नहीं चल सकता, क्योंकि अभी वो इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि वो अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल कर सके। परिपक्वता के अनुसार ही बालक को सिखाना होता है। अगला देखिए, बौद्धिक योग्यता और क्षमता, यानी कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस। तो देखिए, सभी बालक अलग अलग बुद्धि वाले होते हैं।
कोई बालक किसी कार्य को जल्दी से सीख लेता है तो कोई बालक उसी कार्य को देर से सीखता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बालक को उसकी बुद्धि के अनुसार ही उसको कार्य देना चाहिए और उसकी बुद्धि के अनुसार ही उससे कार्य करवाना चाहिए, तभी वो कार्य को अच्छे से सीख भी पाएगा और उस कार्य को जल्दी से कर भी लेगा। अगला पॉइंट देखिए, रुचि यानी कि इंटरेस्ट। अगर बालक सीखने में ही रुचि नहीं रखता है, उसको सीखने में आनंद ही नहीं आता है, तो वो कैसे सीख सकता है, वो सीख ही नहीं पाएगा। अगला पॉइंट देखिए, समय यानी कि टाइम, यानी कि बालक को लगातार ज्यादा समय तक कोई कार्य नहीं कराना चाहिए, इसके बीच में थोड़ा गैप रख लेना चाहिए, क्योंकि बालक थकान महसूस करने लगता है, जिससे उस काम में उस बच्चे की रुचि खत्म हो जाती है। शिक्षक से संबंधित कारक यानी कि फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर। तो देखिए सिंपल सी चीजें हैं, अगर एक शिक्षक ही पूरी तरह से तैयार नहीं है बालक को सिखाने के लिए, तो एक बालक कैसे सीख सकता है। यानी शिक्षक सिखाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए इसका सबसे पहला पॉइंट है विषय का ज्ञान, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज। तो कोई भी शिक्षक अपने छात्रों को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होने पर ही प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अगर शिक्षक को अपने विषय के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है तो वो बालकों को कैसे सिखा पाएगा। तो अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होने पर ही शिक्षक आत्मविश्वास पूर्वक बालकों को नवीन ज्ञान प्रदान कर सकते हैं तथा उनके मस्तिष्क का विकास कर सकते हैं। यानी कि दूसरा है शिक्षक का व्यवहार, यानी कि टीचर्स बिहेवियर। एक शिक्षक का व्यवहार सभी बच्चों के लिए प्रेम का, सहयोग का होना चाहिए, क्योंकि अगर एक शिक्षक का व्यवहार ही सही नहीं है तो बालक को सीखने में ना तो इंटरेस्ट आएगा, ना ही बालक उस टीचर से सीखना चाहेगा। तो एक शिक्षक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करे। अगला पॉइंट है समय सारणी का निर्माण, यानी कि टाइम टेबल क्रिएशन। यानी कि समय सारणी का निर्माण करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहले चरण में आपको कठिन विषय रखना चाहिए, क्योंकि जब आप क्लास में शुरुआत करते हैं तो बालक बहुत एनर्जीबल लगते हैं और बहुत तरोताजगी से महसूस करते हैं। तो यानी कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार होते हैं सीखने के लिए, तो वे उस कठिन विषय को भी आसानी से सीख पाएंगे। और बाद में यानी कि आप सेकंड चरण में कुछ इजी सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो एक समय सारणी का निर्माण ऐसा होना चाहिए जिससे बालक को सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला देखिए शिक्षण पद्धति या विधि, यानी कि टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए। तो अधिगम प्रक्रिया से शिक्षण पद्धति का प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी कि प्रत्येक बालक को एक शिक्षण विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक छात्र दूसरों से अलग होता है। यानी कि प्रत्येक छात्र अलग तरीके से सीखता है, या हम कह सकते हैं प्रत्येक छात्र में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। तो इसलिए शिक्षण पद्धति सभी बालकों के लिए एक नहीं होनी चाहिए, सभी बालकों की रुचि के अनुसार ही शिक्षण पद्धति को तैयार करना चाहिए। अगला है पाठ्य सहगामी प्रक्रिया, यानी कि टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, यानी कि TLM। जो सिखाने के लिए आपके पास जो भी TLM है वो TLM ऐसा होना चाहिए, यानी कि वो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो उनकी रियल लाइफ से रिलेट करती हो। यानी कि जैसे आप खेल के द्वारा सिखा रहे हैं तो वो खेल से वो खेल को एंजॉय भी कर पाए और उस खेल से सीख भी पाए। आइए दोस्तों अब हम थर्ड पॉइंट पर बढ़ते हैं। थर्ड है विषय वस्तु से संबंधित कारक, यानी कि फैक्टर रिलेटेड टू कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहला है विषय वस्तु की प्रकृति एवं आकार। तो देखिए अब यहाँ पर सिंपल सी बात समझिए, अगर कोई भी विषय बहुत कठिन है तो छात्रों को सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए विषय की प्रकृति जितनी सरल हो, यानी कि विषय को पढ़ाने के लिए आप जितनी सरल भाषा का उपयोग कर सकते हैं सरल भाषा का उपयोग कीजिए, और उनको ऐसे एग्जाम्पल से समझाइए जो उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हों। तो इससे बालक बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी सीख लेगा। और विषय वस्तु का जो आकार बहुत छोटा होना चाहिए, यानी कि इतना बड़ा आकार नहीं होना चाहिए कि बच्चा उसको देखकर ही डर जाए, बल्कि ऐसा छोटा आकार होना चाहिए ताकि वह किसी भी चीज को अच्छे तरीके से सीख सके। अगला पॉइंट देखिए विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता, यानी कि एक शिक्षक को किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले छात्रों के समक्ष उससे जुड़े उद्देश्यों,
और उपयोगिता को स्पष्ट कर देना चाहिए, ताकि बच्चों के माइंड में यानी कि बच्चों के माइंड में एक इमेज बन जाए और उस इमेज के माध्यम से आप उस विषय वस्तु को अच्छे से पढ़ा सके। यानी कि आप अगर कोई चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं तो उस चैप्टर से पहले आप उस चैप्टर से रिलेटेड ही कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स उन्हें दीजिए, ताकि उनकी समझ में तो आए कि चैप्टर क्या है, चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं हम। अगला पॉइंट है अभ्यास का उचित विभाजन। अगर आप कोई टॉपिक सिखा रहे हैं तो आप उस टॉपिक को अलग अलग छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दीजिए, ताकि बच्चे एक सीक्वेंस में और एक अच्छे तरीके से सीख पाए। अगला है रुचिकर विषय वस्तु। तो देखिए, अगर विषय वस्तु रुचिकर ही नहीं है तो बालक बिल्कुल भी नहीं सीखेगा, यानी कि विषय वस्तु का रुचिकर होना भी बहुत जरूरी होता है। अगला और हमारा लास्ट पॉइंट है अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक, यानी कि फैक्टर रिलेटेड विद द सिस्टम। तो सबसे पहला है कक्षा का वातावरण। जैसे कक्ष में छात्रों के बैठने की अच्छे से व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को बैठने के लिए सीटें ही नहीं मिल रही, कुछ बच्चे खड़े हैं तो कुछ बच्चे बैठे हैं, नहीं, छात्रों को बैठने की भी उचित व्यवस्था करनी चाहिए और उन्हें एक ऐसा वातावरण दिया जाना चाहिए जहां आसपास कहीं शोर ना हो। एक शांत माहौल में बच्चे अच्छे से सीख पाए और आसपास कोई गंदगी ना हो या आसपास कुछ आवाजें ना आ रही हो तरह तरह की। तो कक्षा का वातावरण भी सीखने में बहुत हेल्प करता है। अगला है विद्यालय एवं परिवार का वातावरण। एक बच्चे को विद्यालय और परिवार का वातावरण दोनों का बहुत अच्छा पर्यावरण मिलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं परिवार सबसे पहला शिक्षक होता है किसी भी बच्चे का और दूसरा होता है विद्यालय। तो अगर बच्चे को विद्यालय और परिवार दोनों का वातावरण अच्छा मिल जाए तो बालक बहुत तीव्र गति से सीखता है। अगला है कमरों में रोशनी तथा हवा का प्रबंध होना चाहिए। तो कमरों में रोशनी आनी चाहिए और आसपास से हवा भी आनी चाहिए, ताकि बच्चे को बैठने में या कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाए। अगला है सामाजिक एवं भौतिक कारक, यानी कि छात्रों के अधिगम पर सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। और भौतिक वातावरण के अंतर्गत जैसे तापमान, वातावरण, प्रकाश, वायु इत्यादि का भी प्रमुख स्थान है। यानी कि अगर बालक सीखते समय थकान अनुभव करने लगेंगे तो उनकी सीखने में अरुचि हो जाती है, यानी कि वो सीखने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों क्लास में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अभी अधिगम टॉपिक पूरा खत्म नहीं हुआ है, इसके 2-3 पॉइंट्स जैसे अधिगम के सिद्धांत, अधिगम की विधियां और बची हैं, तो उनको मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ दोस्तों तब तक क्लास तक का वेट कीजिए और इस क्लास को पूरा अच्छे से समझिए, इसको देखिए एक इंटरेस्ट के साथ। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद।